शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पालघर केस में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है। देखिए, 2 हफ्ते में कोर्ट ने जवाब मांगा है। सीबीआई और डीजीपी से भी इस बाबत जवाब है और केंद्र से भी कोर्ट ने जवाब मांगा है। जी हां, याचिकाकर्ताओं ने आशंका जाहिर की है कि सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। सीबीआई और एनआईए की जांच की मांग दरअसल याचिकाओं के माध्यम से की गई थी। जुलाई के दूसरे हफ्ते में अब फिर से सुनवाई होगी और जो नोटिस देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से जारी किया गया है उसका जवाब 2 हफ्ते के भीतर देना होगा। 2 हफ्ते के भीतर जवाब देना होगा। सवाल लगातार बना हुआ है कि संतों को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार से, सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। 2 हफ्ते में जवाब देना होगा इस नोटिस का और जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी अगली। और इस वक्त इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि टीवी स्क्रीन पर आपकी नजर भी आ रहे हैं। महंत नारायण गिरी, प्रवक्ता हैं जूना अखाड़ा के। महंत राजू दास जी अयोध्या हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं। साथ ही विष्णु शंकर जैन, याचिकाकर्ता के वकील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत विष्णु शंकर जैन जी आपसे करना चाहेंगे। सीबीआई, डीजीपी, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। चूंकि देश ने देखा था किस तरह से पालघर में नृशंस हत्या हुई थी साधु संतों की। आवाज बुलंद लगातार हो रही है, न्याय की उम्मीद है, आस है, न्याय मिल नहीं रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए, क्या कुछ टिप्पणी की, दर्शकों को साझा करिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका के माध्यम से मुख्य रूप से 3-4 बिंदु सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं, जिसमें हमारा बोन ऑफ कंटेंशन और सबसे मुख्य बात ये थी कि पालघर में जो भी घटना हुई है उसके पीछे बहुत हद तक रिलीजियस कन्वर्जन इन्वॉल्व है। वहाँ पे जो धर्मांतरण किया गया है, वहाँ पे जो लोग हिंदू रह रहे तो उनका धर्मांतरण किया गया है क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा, और इसीलिए इसमें कम से कम एनआईए की जरूरत है, क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग के जरिए वहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन किया गया उसकी वजह से घटना हुई है। क्या कारण है कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को कहना पड़ता है कि वो जो 250 लोगों की मॉब है उसको डिस्पर्स करने के लिए फायर नहीं कर सकते हैं? क्या कारण है कि जब भीमा कोरेगांव का मामला होता है तो यही लोग एजिटेशन उठाते हैं? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने हमें यह मांग रखनी पड़ी कि महाराष्ट्र सरकार वहां पे सबूत डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। अभी तक कोई ऐसा पुख्ता इन्वेस्टिगेशन मीडिया और पब्लिक डोमेन में नहीं आया है और इसी कारण से इस मामले की जांच एनआईए को सौंपनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बात की कि वहां पे सबूत डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। वापस जैन साहब हम आपके पास लौटते हैं। महंत राजूदास लगातार हमारे साथ, हमारे एक और मेहमान जुड़े हुए। राजूदास जी, याचिका लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू करी, वहां भी महाराष्ट्र सरकार ने विरोध जताया, लेकिन उस विरोध को दरकिनार करते हुए नोटिस जारी कर दिया गया देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से, और पूरा देश राजूदास जी यही इंतजार में है कि आखिर संतों को इंसाफ कब मिलेगा। अब सिर्फ उम्मीद हमको उच्चतम न्यायालय से ही बचा है, क्योंकि देखिए लगातार महाराष्ट्र सरकार किसी न किसी प्रकार से जो लोग आवाज उठाते हैं उनकी आवाज दबाने की बात करते हैं। जो लोग इस विषय को रखेंगे उनको जो है उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। जो लोग किसी प्रकार का आवाज उठाएंगे उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उनको जवाब सवाब के लिए बुलाया जाएगा। तो शुद्ध रूप से कहीं न कहीं। जी राजू जी, चलिए राजू दास जी, आपका हम फिर से रुख करेंगे। इस वक्त महंत नारायण गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जूना अखाड़ा के प्रवक्ता हैं। नारायण गिरी जी, चूंकि महाराष्ट्र सरकार से न्याय की उम्मीद थी, वो न्याय नहीं मिला, इसलिए याचिकाकर्ताओं को रुख करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट ही सहारा है, यहीं से उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार तो फेल हो गई, अगर न्याय वहां से मिलता तो कोर्ट का रुख नहीं करना पड़ता। ये देखिए कि बहुत समय हो गया, इतना समय जो है न्यायालय में बहुत जो है हमारे पूरा विश्वास है। पूर्ण रूप से महाराष्ट्र सरकार के ऊपर में हमको कोई भी विश्वास नहीं रहा है। और जहां पर अभी तक हम लोगों ने पुलिस का जो उनके लिए बोला था कि भाई उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना है, जो उसमें भागीदारी है, वो लोगों के ऊपर भी कोई एफआईआर पूरी नहीं हुआ है, गिरफ्तारी भी बहुत सही से नहीं हुआ है। अभी भी जहाँ संतों का समाधि वगैरह लगा हुआ है, महात्माओं का समाधि है, वहां पर भी हमने बोला था कि 1-2 जगह सुरक्षा, जो त्र्यंबकेश्वर उनकी समाधि है वहां पर भी को जो साधु रहते हैं उनका भी कोई सुरक्षा, तो कोई भी पूछने भी नहीं आया, कोई वहां उनका कोई सभासद वगैरह भी नहीं आया। तो ये जो है पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार जो है पूरी तरह से फेल है। हमने पहले से ही मांग रखा था कि सीबीआई का जांच होगा तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जी। तो हमने सीबीआई का जांच शुरू से रखा है और हमें जो है पूर्ण रूप से न्यायालय के ऊपर में
अदालत के ऊपर में वो पूरा उम्मीद है, क्योंकि जैसे अर्नब गोस्वामी को देखो कितना टॉर्चर किया था, जो भी इस मामले को उठाता है, कोई वकील हो चाहे कोई भी पत्रकार हो, उनका जो है सबको टॉर्चर किया जा रहा है और ये जो है सबको धमकी दिया जा रहा है। तो इस तरह कहीं न कहीं जो है इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि इस केस को दबाना चाहता है महाराष्ट्र सरकार जो है, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार जो है इसको ओपन करना नहीं चाहती है। तो इसीलिए मजबूर जो रूप में जो है सबको सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है और हाई कोर्ट है और ये न्यायालय में जाने का हमको भी इच्छा हुआ, तो अदालत में हम लोग जो है क्वेश्चन भी पूरा रूप से कर रहे हैं। हमारा भी पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह उनका अपना पक्ष रखेगा, तो सभी हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई की जांच जो है उसमें बिल्कुल। तो सीबीआई, डीजीपी, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, जो 2 हफ्ते में इन्हें देना होगा इस नोटिस का जवाब। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी लगातार बने हुए हैं, याचिकाकर्ता के वकील हैं। विष्णु शंकर जैन जी, विरोध में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार के वकील की तरफ से विरोध में इन याचिकाओं के क्या कहा गया था कोर्ट में? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये बात मुझे आपके सामने जानकारी रखने में, साझा करने में कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने महाराष्ट्र सरकार के वकील ने ये कहा कि ऑलरेडी 6 पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसीलिए इस मामले में नोटिस जारी न की जाए। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक भी तथ्य इसलिए इस बात पे नहीं रखा कि इस मामले में एनआईए और सीबीआई की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक भी तथ्य ये नहीं रखा आज तक कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोसीड किया है या क्या फर्दर डेवलपमेंट किया है। उन्होंने ये भी एश्योरेंस नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को कि जो सबूत हैं उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और वो प्रॉपर प्रोटेक्ट करेंगे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन फेयर मैनर में होगा। जो हमारे याचिका में बोन ऑफ कंटेंशन है और ये एक्ट भी मेरे सामने है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत सेक्शन 15 के तहत ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और टेररिस्ट एक्ट है, जिसमें फॉरेन फंडिंग के जरिए वहां पे रिलीजियस कन्वर्जन कराया गया है, जिसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। इसमें भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि जवाब दाखिल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये एक बहुत बड़ी दुखद स्थिति है जहां पे महाराष्ट्र सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट स्थिति रखने की स्थिति में नहीं थे। बिल्कुल। महंत राजू दास जी, आपसे आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में सरकार इसलिए आई कि बहुत लोगों को उम्मीद थी कि कुछ न्याय होगा, कुछ नया होगा, लेकिन जिस हिंदुत्ववादी छवि को लेकर आप गए और वहीं पर साधु संतों की वहां पर हत्या हो रही है, लगातार उनके साथ मारपीट, मंदिर में घुसकर लूटपाट हुई। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, ये न्याय नहीं मिल रहा है। साधु संतों को और जनता को उम्मीद क्यों नहीं है? कोर्ट का रुख आखिर क्यों करना पड़ रहा है? आप अगर जस्टिस करते तो कोर्ट जाने की नौबत नहीं आती। ये बताता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा है तो आपने कहीं ना कहीं इनजस्टिस किया है। नहीं, हम लोगों को तो अपार दुख है इसके नाते, क्योंकि वही शिवसेना के वंशज हैं जिनके लोगों ने और इन लोगों ने कहा कि पहले मंदिर फिर सरकार, ऐसे हिंदुत्व की बात करना, अयोध्या आना, साधु संतों का आशीर्वाद लेना और हिंदुओं को बरगला के इन्होंने वहां सरकार बनाई, हिंदू के वोटों को इन्होंने सौदा किया और ऐसे लोगों के साथ सरकार बनाई जो कभी भी सनातन धर्म, संस्कृति, मंदिर, मठ मंदिर, साधु संतों की हित का रक्षा करने का इसके पक्ष में कभी नहीं थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, राजनीतिक विषय, मुझको राजनीतिक विषय उठाना नहीं, लेकिन हम साधु हैं, हमारी वहाँ हत्या होती है। अगर सीधे सीधे पूछे राजूदास जी कि क्या साधु संतों को, अगर देश के साधु संतों को महाराष्ट्र सरकार पर यकीन है, भरोसा है इस तमाम घटनाक्रम को देखते हुए? जो भी घटनाक्रम महाराष्ट्र में घटी, इसके बाद से क्या विश्वास बढ़ा या घटा? नहीं, देखिए, पाल घर में जिस प्रकार हत्या हुई उसके बाद फिर साधुओं के ऊपर हमला हुआ, मठ मंदिर लूटे गए, उसके बाद पुनः हमला हुआ जब जिन लोगों ने हमने आवाज उठाने की कोशिश किया, जिन लोगों ने आवाज को रखा, उनके ऊपर हमला, उनकी जो है एक्सीडेंट में मौत। इस प्रकरण से तो मुझको विश्वास जरा सा भी नहीं है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अब विश्वास के लायक है ही नहीं। इसके नाते जांच केंद्र सरकार के द्वारा, जैसे उच्चतम न्यायालय ने कहा जो 2 सप्ताह के अंदर इसकी जांच हो, उसी प्रकार जांच जब तक गंभीरता पूर्वक केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में नहीं होगा, तब तक मुझको विश्वास नहीं है कि साधु संतों की निर्मम हत्या का इंसाफ महाराष्ट्र सरकार से मिल पाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया महंत राजूदास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महंत नारायण गिरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही विष्णु शंकर जैन आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर का हम रुख कर लें। देखिए, आरक्षण